Hello friends, once again welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal. फ्रेंड्स, आज से हम AIB 20 जो एग्ज़ाम 13 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन सेट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ, BNS, साक्ष्य अधिनियम, हमारे जो ऑल सब्जेक्ट है वो ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा क्वेश्चन सेट है ये है हमारा क्वेश्चन सेट नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन सेट में आज हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर ऑफ AIB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार भी इसका 100% चांस है कि ये रिपीट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, स्टार्ट आवर इम्पोर्टेंट सेशन दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। हमारा जो भारत का संविधान सभा है, संविधान सभा थी, उसका संवैधानिक सलाहकार कौन थे, लीगल एडवाइजर कौन थे। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। फ्रेंड्स, ये है आपका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, सर डॉक्टर BN राव का पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव और उनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1946 में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of the Constitution of India। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को, किस फंडामेंटल राइट को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। तो क्यों फ्रेंड्स आर्टिकल 32 को हार्ट्स एंड सोल कहा जाता है? इसमें आपके कवर होते हैं 5 रिट्स। ये रिट क्या करते हैं? empower citizen to directly approach to the Supreme Court to enforce their fundamental rights। सेक्शन आर्टिकल 32 का ये इम्पोर्टेंस है, सिटीजन अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौलिक अधिकार ये जो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये प्रोवाइड करता है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 32 आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा था, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बुलवॉर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक माना जाता है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये हेबियस कॉर्पस क्या कहता है? पुलिस मशीनरी को इफ एनी पर्सन अरेस्टेड विदिन 24 आवर्स बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट प्रोड्यूस करने का आदेश प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हेबियस कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अवधि क्या है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। जो जल्दी हो जाएगा अपॉइंटमेंट से लेकर 6 ईयर आपके कंप्लीट हो जाए या फिर 65 ईयर्स हो जाए तब आपका ये आपका अवधि रहेगा। फ्रेंड्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148
से लेकर आर्टिकल 151 तक प्रोवाइड किया है। ये भी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ पे आता है? हमारा आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये बेस है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। आपका आंसर है आंसर डी, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज, पर्यावरण संरक्षण क्या है? बेसिकली पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये आपका कहाँ पे कवर होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके आर्टिकल 51 ए में दिए गए हैं उसमें भी आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का प्रोविजन दिया है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम डिड एजुकेशन बिलोंग्स टू द, शिक्षा जो हमारा है एजुकेशन है ये हमारे किस लिस्ट में आता है? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, 7th अनुसूची जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है। उसमें आती है 3 लिस्ट। एक फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड होती है स्टेट लिस्ट, थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो एजुकेशन है ये इनमें से किस लिस्ट में आता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, कंकरेंट लिस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, both state and central government are empowered to enact legislation regarding एजुकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एवं राज्य सरकार दोनों को भी अधिकार है कि एजुकेशन से रिलेटेड वो लॉ बना सकते हैं। और एक बात है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, लेकिन सेंट्रल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो ये आर्टिकल 44 कहाँ पे आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कवर होता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। यहाँ पे आपका आर्टिकल 16 में जो जिस बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसका सीधा सीक्वेंस ही पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका सीक्वेंस है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली सीक्वेंस ही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो डैश डैश शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसमें आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन वो अमेंडमेंट करके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। इसमें आर्टिकल 300 का वर्डिंग पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो क्या, नो पर्सन शाल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए है आंसर नंबर ए, पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विथ यूनियन लिस्ट
स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया है। हमारे 3 शेड्यूल है, सॉरी हमारे 12th शेड्यूल है, उसमें 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है। कौन से लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर अंडर जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उसके ऊपर लॉ बनाने का होल एंड सोल जो राइट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट लॉ जो है, स्टेट लिस्ट जो है उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर empowered to make legislation, but central law will be prevail। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन डैश डैश। भारत के संविधान का शीर्षक निम्नलिखित में से किस में निर्धारित है? फ्रेंड्स, इसमें आप ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा जनरल लॉ जो होता है उसमें कौन सा भी लॉ हो तो फर्स्ट सेक्शन में उसका टाइटल डिफाइन किया जाता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड डैश 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 डैश। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका थोड़ा अलग प्रोविजन है। इसमें आर्टिकल 393 में कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल डिफाइन किया है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आर्टिकल फर्स्ट है ये टाइटल डिफाइन नहीं किया करता है। आर्टिकल 393 है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल डिफाइन करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आपके किस पार्ट में आते हैं, तो इसका आंसर है सी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया that decided constitutional amendment is a law within the meaning of article 13(2), and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये लॉ के एम्बिट में आता है, और ये जो अमेंडमेंट एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो वो डिक्लेयर वाइड किया जाएगा। ये किस केस में आपका डिफाइन किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केस लॉ है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये रेशियो लेट डाउन किया था जो 1967 का केस है। ये बात आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। रिसेंटली AIB का क्वेश्चन पूछने का जो व्यू है वो केस लॉ के ऊपर ज़्यादातर हो रहा है, तो आपको केस लॉ भी अच्छे तरह से स्टडी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदलू विरोधी कानून जोड़ा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ? इसका करेक्ट आंसर है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो राजीव गांधी के कालखंड में लाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड्स लिबर्टी। यहाँ पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपका जो सीक्वेंस है इसके ऊपर पूछा गया है। तो लिबर्टी, किसकी लिबर्टी आपको मिलेगी? इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द GST आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। GST से संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए, कब शामिल किए गए? ये तो आपको जनरली पता ही है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सीट
फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the constitution or for the purpose of hearing any preferences under आर्टिकल 143 शाल बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैक्सिमम है, ये मिनिमम भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपके जो मिनिमम जजेस का नंबर है ये 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम, मतलब किसी कैंडिडेट का जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, ये जो आपको पता करने का अधिकार है एक किस आर्टिकल में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 19(1)(a). सो लेट्स गो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स कितने अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है। एक बात आपको याद में रखनी है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे आपके 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 कौन से, तो हमारा आंसर हो गया ए। 6 फंडामेंटल राइट्स है। 6 फंडामेंटल राइट्स है मतलब आपके जो 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है राइट टू इक्वेलिटी जो आता है आर्टिकल 14 to 18। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। फोर्थ कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। फिफ्थ कैटेगरी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30। एंड लास्ट वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट में दिया है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 301 to 307 पार्ट 13 में जो प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये किस कंट्री से मोटिवेट होके ली है, मतलब किस कंट्री से अडॉप्ट की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 2 में। थैंक यू।